डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ, उपन्यास और पॉडकास्ट लेखक द्वारा लिखी गई मौलिक रचनाएं हैं। ये रचनाएं केवल मनोरंजन एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। इन कहानियों में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, जाति या समुदाय से इनका कोई जानबूझकर संबंध नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी सामग्री से किसी को आपत्ति हो, तो कृपया हमें सूचित करें, आवश्यक सुधार किया जाएगा। इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली ये कहानी, उपन्यास मेरे द्वारा लिखी नहीं गई है। ये रचना इसके मूल लेखक की है। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए चैट सपोर्ट उपलब्ध है। लाउडस्पीकर नए स्टोरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। गायब हो गया। मैंने उसे टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर डालने लगी, लेकिन उस लड़के के ऊपर तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आई। वो लड़की तो शॉक थी। उसकी मास्टर ने उस पर एनर्जी प्रेशर भी लगाया था और उसे पता तक नहीं चला कि उसकी टीचर अक्षत का टेस्ट ले रही हैं। चलता भी कैसे? दोनों के बीच बातें ऐसी चल रही थी कि ध्यान भी न जाता कि उसकी टीचर अक्षत पर एनर्जी प्रेशर डाल रही है। उसकी टीचर कहती है, यह मत समझना कि मैंने सिर्फ अपनी थोड़ी पावर लगाई थी, मैंने उस पर अपनी पूरी पावर लगाई थी। अब तो वो लड़की जैसे गिर ही पड़ेगी। वो अपनी टीचर की पावर को जानती थी कि वो कितनी पावरफुल है, लेकिन तब भी उसे लड़के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये तो साफ हो गया था कि वो लड़का उसके टीचर के बराबर या फिर उनसे भी ज्यादा पावरफुल था। अच्छा हुआ कि उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हल्का सा डराया था, नहीं तो वो उसको कब का खत्म कर देता। वो लड़की अभी सोच ही रही थी कि उसकी टीचर एक और बम फोड़ती है। वो कहती है, मैंने उससे गले मिलने के दौरान उसके अंदर अपनी एनर्जी को डाल दिया था। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर उसकी पावर है क्या। अब जाकर उस लड़की को समझ आ रहा था कि उसकी टीचर ने अक्षत को ऐसे गले से क्यों लगा लिया था। वो उसके बॉडी में अपनी एनर्जी डल रही थी ताकि उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। ये एक तरीका होता है जो हाई लेवल के कल्टीवेटर यूज करते हैं। इसमें वो दूसरे किसी भी पसंद के अंदर अपनी एनर्जी डाल देते हैं तो उन्हें उस पसंद के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, उनका कल्टीवेशन लेवल से लेकर उनके शरीर की कमी तक। ये तरीका कुछ डॉक्टर भी उपयोग करते हैं बीमारी का पता लगाने का। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जिसके अंदर एनर्जी डाली जा रही है, ये उसके लिए खतरा भी हो सकता। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया, तब तो वो दुश्मन उसकी कमी को जान जाएगा और फिर उसका फायदा उठा लेगा। तभी उसकी टीचर की आंखें बड़ी हो जाती है। उनकी एनर्जी से कनेक्शन कट चुका था। वो कहती है, मुझे जैसा कि उससे उम्मीद थी उसने मेरी एनर्जी को बाहर कर दिया है, और जहां तक मुझे लगता है कि उस शेडो कल्टीवेटर को भगाने में इसी का हाथ था। मुझे ये तो नहीं पता था कि वो अपनी पावर को ऐसे छुपा क्यों रहा था। शायद उसके अपने कुछ कारण रहे होंगे, पर हमारे ग्लेशियर कोर्ट वैली के लिए ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाना अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताओ कि उसने तुम्हारे साथ या तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं था? ये सुनकर तो उस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है। वो अब क्या बताती कि दोनों बहुत कुछ किया था। उनके आने से पहले एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो कहती है, नहीं, उन्होंने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया और मैं भी कोई बदतमीजी नहीं की। लेकिन तभी उस लड़की की एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एनर्जी का तूफान आ रहा था जो सामने कुछ भी नहीं छोड़ने वाला था, और उसके आसपास आइस एनर्जी घूमने लगती है। उसकी टीचर ये देखकर थोड़ा दूर हो जाती है। उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा था, पर हैरानी उन्हें इस बात की हो रही थी कि उनकी स्टूडेंट का अभी कुछ दिनों पहले ही लेवल पर हुआ था और अब फिर से हो रहा है। वो इसे इग्नोर कर देती हैं। वैसे भी सेंसिटिव आइस बॉडी वालों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। तभी किसी चीज के टूटने के साथ ही उसकी स्टूडेंट की लेवल पार हो जाती है। वो अब संत लेवल 1 से संत लेवल 2 में पहुंच गई थी। उसके लेवल पार करते ही उसकी एनर्जी जो उसके आसपास घूम रही थी, वह पूरा हवा में फैल जाती है, जिससे कि पूरे हवा में 500 मीटर के दायरे में हवा के जलवाष्प बर्फ में बदल जाते हैं और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे स्नोफॉल हो रहा हो। वो तुरंत ही अपने स्टूडेंट की कंडीशन चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है। वो आंखें बड़ी करते हुए कहती है, तुम्हारी नाड़ियों की सारी ब्लॉकेज तो खत्म हो चुकी हैं और एनर्जी तो बैलेंस हो गई है, पर यह कैसे हुआ? कहीं तुमने किसी लड़के? छोड़ो, हम इस पर कभी और बात करेंगे। वो लड़की तो अपनी मास्टर की बातें सुन देखने लगती है कि आखिर मास्टर क्या कहना चाहती थी। किसी लड़के कहकर रुक गई, पर इस वक्त उससे भी ज्यादा जरूरी उसका लेवल था। वो महसूस कर पा रही थी कि उसकी पावर बहुत बढ़ गई है और उसे अपनी आइस एनर्जी को अपने बॉडी में सर्कुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तभी उसकी टीचर की नज़र उस लड़की के तलवार पर जाती है। वो कहती है, ये तो तलवार मैंने तुम्हें नहीं दी थी। वो लड़की भी उस तलवार को देखने लगती है। वो उसे निकालती है तो वो तो एक लकड़ी की तलवार थी, वो भी छोटी सी। ये देखकर तो उसका चेहरा ही कंफ्यूजन भरा हो जाता है। उसकी तलवार कहाँ गई और ये लकड़ी की तलवार कहाँ से आ गई? उसकी तलवार तो बड़ी और मेटल की बनी हुई थी।
दरअसल अक्षत की वजह से उसकी तलवार टूट गया था। अब अक्षत को बुरा लग रहा था कि उसके वजह से किसी की तलवार टूट गई, वो भी एक लड़की की, और ऊपर से खूबसूरत लड़की की। तो फिर उसने अपने उस लकड़ी के तलवार को उसके जगह पर रख दिया। तभी वो तलवार उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगती है और एक एनर्जी लहर उत्पन्न करती है, जिसके कारण हवा में जितने भी बर्फ थे वह सब खत्म हो गए। उसकी ऐसी पावर देखकर तो उसकी टीचर के मुंह से निकलता है, ये तो एक हाई ग्रेड से भी ऊपर की ग्रेड का हथियार है। उस तलवार में चेतना तो पहले से ही जागृत थी। उसमें से एक आवाज आती है, तो तुम हो जिसको मास्टर ने मुझे दिया है, चलो ठीक है जल्दी से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। वो कुछ समझ और पूछ पाती कि उस तलवार ने खुद ही उसके हाथ पर कट लगाकर उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। वो तलवार कहती है, बुरा नहीं है, तुम्हारे अंदर तो काफी पोटेंशियल है, तभी मास्टर ने मुझको तुम्हें सौंप दिया। उस लड़की को उस तलवार की चेतना दिखाई दे रही थी, जो कि छोटी बच्ची की थी, लेकिन उसकी पावर असीमित थी। तभी वो तलवार अपनी आकार बदल देती है और वो छोटी तलवार से बड़ी तलवार बन जाती है, और बिल्कुल उस लड़की की तरह आइस एनर्जी वाली। वो लड़की जैसे ही उसे हाथ में लेती है, तो उसे असीमित पावर का अनुभव होता है। वो जिज्ञासा बस तलवार का एक स्लैश हवा में करती है, जिससे कि वहां की पूरी हवा से लेकर जमीन तक बर्फ से ढक जाती है। ये देखकर तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये देखकर तो उसकी टीचर की आंखें बाहर आ गई थी। इतना पावरफुल हथियार तो उन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा था। हाँ, उनके ग्लेशियर कोर्ट वैली में शायद ऐसा तलवार तो था जो खजाने में है, लेकिन उसका कभी भी अब तक यूज नहीं किया गया। तो उसकी पावर उन्होंने देखी नहीं, बस सुनी थी अपने से पहले की हेड से। तभी वो तलवार कहती है, ये तो बस मेरी 1% पावर थी, अभी तुम मेरी 100% पावर यूज करने की योग्य नहीं हो। ये सुनकर तो दोनों सदमे से 2 कदम पीछे चले गए। ये सिर्फ उसकी 1% पावर थी, अरे तब तो उसकी 100% पावर तो इस दुनिया को पार कर जाएगी। दोनों जल्द ही अपनी सदमे से बाहर आ जाती हैं। वो लड़की कहती है, वैसे तुम्हारा क्या नाम है? दोनों ही जानते थे कि ऐसे पावरफुल तलवार के नाम भी होते हैं। वो तलवार सोचने लगती है, यूज याद नहीं आ रहा था। वैसे भी जब से अक्षत ने उसे बनाया था, तब से वो बस उसके बैग में ही पड़ी थी। उसे कुछ याद आता है। वो कहती है, बड़े मास्टर ने तो मेरा नाम नन्ही तलवार रखा था, क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट हूँ। दोनों के दिमाग में चलने लगता है, क्या ये नन्ही तलवार है और क्यूट है? वो दोनों उसके तबाह किए गए एरिया को देखती हैं, जो पूरा बर्फ से ढक गया था। तुम क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं हो। खतरनाक कहे तो वही सही रहेगा, और अगर तुम नन्ही तलवार हो, तब तो हम चींटी इंसान हुई तुम्हारे सामने। वो तलवार कहती है, वैसे तुम अब मेरी मास्टर हो, तो तुम मेरा कुछ भी नाम रख सकती हो। वो लड़की कुछ सोचकर कहती है, तुम्हारा नाम आइस स्पिरिट तलवार कैसा रहेगा? हाँ, ठीक ही है, तलवार ने बोर होते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे ये नाम ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और ये चीज वो लड़की नोटिस कर पा रही थी। वो सोचती है, अरे ये नाम तो तुम्हारे नन्ही तलवार नाम से तो अच्छा ही है, तो फिर ऐसे क्यों शकल बना रही हो, जैसे ये नाम अच्छा ना हो। तभी उसकी टीचर कहती है, वैसे तुम्हारा मास्टर अक्षत ही था। वो तलवार थोड़ा घमंड से कहती है, हाँ। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे अपने पुराने मास्टर पर कितना गर्व है। वो टीचर अब शौक में पड़ जाती है। आखिर वो कितना पावरफुल है जिसने ऐसे हथियार को अपने पास रखा हुआ था, और उससे भी बड़ी बात, उसे ऐसे ही किसी और को दे दिया। इधर दूसरी तरफ अक्षत जो रास्ते में था, उसे जोर की छींक आती है। वो बड़बड़ाता है, कौन है जो मुझे याद कर रहा है? क्या वो मास्टर भूमि है, या फिर मिस वानी, या फिर अभी अभी जो लड़की मिली थी वो? अक्षत तो आज बहुत खुश था। वो खुशी से गुनगुनाते हुए जा रहा था, आज उसे कुछ मिला जो था। स्पीति वैली की पहाड़ी, अक्षत का घर, सभी उसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी टॉमी के कान खड़े हो जाते हैं। वो तेजी से भागकर गेट पर जाता है, और अक्षत को देखते ही उसके पैरों से अपने आप को रगड़ने लगता है। कौवा तो उसके कंधे पर बैठकर उसके बाल खींचना लगता है। ईशानी के च पर उसे देखकर मुस्कान आ जाती है। अक्षत कहता है, बस बस रहने भी दो। अक्षत ईशानी के पास आकर कहता है, क्या तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी? ईशानी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, नहीं, मैं कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तो बस बाहर ऐसे ही बैठी थी। अक्षत कहता है, ओह अच्छा, तब ठीक है। वैसे क्या तुम सबने खा लिया है, और छोटी लड़की तुमने भी खाया कि नहीं? ईशानी उसे तिरछी आंखों से तरेरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ। अक्षत कहते हैं, माफ करना, गलती से निकल गया था, तुम छोटी दिखाती हो इसलिए बार बार मुंह से निकल जाता है। ईशानी कुछ नहीं कहती है। वो अंदर चली जाती है। ईशानी अंदर जाकर बेड पर बैठ जाती है और कहीं खो जाती है। CH-62 टॉमी की इज्जत। रात हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कुछ झींगुर और कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, आसपास हल्की ठंडी हवा बह रही थी।
अक्षत तो काफी थक गया था, वो बाहर वही लेट गया और उसके पास ही टॉमी और कौवा भी लेट गए थे। अक्षत आसमान को देख रहा था और आज की उस किस वाले सीन को याद कर रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने होठों को छूता है तो उसे उस किस का एहसास हो रहा था। वो अब समझ रहा था कि फिल्मों में बार बार किस क्यों करते हैं। इसका मजा ही कुछ और होता है। उसके दिमाग में बस वही सीन घूम रहा था। यही सब सोचते हुए वो सो जाता है। अक्षत उस लड़की के सामने खड़ा था जिसको कि उसने आज किस किया था। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अक्षत उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसे जो सुकून मिल रहा था, आय हाय हाय, कहा नहीं जा सकता था। अक्षत तो उसकी आंखों में देख रहा था, वो भी उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो गए थे। अक्षत उसके चेहरे पर आ रहे बाल को कान के पीछे करता है। वो लड़की तो अक्षत के ऐसा करने पर शर्मा गई थी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। अक्षत उसके शर्म से लाल पड़े चेहरे को देखने के लिए उसका चेहरा ऊपर कर लेता है। अक्षत तो जैसे खोसा गया था उसके चेहरे में, वो उसे अपने और पास कर लेता है। अक्षत ने उसे कमर से होल्ड कर रखा था। वो लड़की भी उसके सीने में अपना सिर कर लेती है। अक्षत को ऐसे हग करने में बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षर धीरे से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो लड़की भी कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। अक्षत का तो अब इस बात से तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? वो लड़की थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, हाँ। अक्षत तो अब और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसके माथे पर किस करता है और अब वो उसके होठों पर किस करने के लिए करीब होने लगता है, जिससे कि उस लड़की की धड़कनें तेज हो जाती है और उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। वो लड़की अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षत अब उसके और करीब जाने लगता है। उसकी सांसें उस लड़की की रोंगटे खड़ी कर रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। कि तभी अक्षत की आंख खुलती है और वो अपने सामने एक लंबा सा मुंह देखकर डर से चौंक कर खड़ा हो जाता है। उसके मुंह से निकलता है, चुड़ैल। लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो अपने घर पर है और ये तो उसका सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर टॉमी पर पड़ जाती है, जिसको उसने अभी कुछ देर पहले बाहों में भर रखा था और किस करने ही जा रहा था। अब तो उसका मुंह ही अजीब सा बन जाता है और उसे याद आता है कि उसने तो उसके माथे पर किस कर दिया था। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मेरी नींद खुल गई, नहीं तो मेरी एक डॉगी के साथ किस हो जाती। ये तो कितना ही शर्मनाक बात होती। उसका तो सोच सोच कर ही मन बिगड़ रहा था कि वो बस टॉमी को किस करने ही वाला था। अच्छा हुआ कि उसने और ज्यादा कुछ नहीं किया। इधर टॉमी बेचारपे ने अपना सिर शर्म से छुपा लिया था। उसका तो मन कर रहा था कि कहीं गड्ढा मिल जाए, वही वो अपना मुंह छुपा ले। यह मास्टर उसके साथ क्या क्या करने जा रहे थे? भला मास्टर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? वो तो अच्छा हुआ कि उनकी नींद टूट गई, नहीं तो फिर आज तो मास्टर उसकी पहले किस ले लेते, जो उसने अपने प्यार के लिए बचा कर रखा था। उसके बाद तो वो अपना चेहरा ही कहीं नहीं दिखा पाता। अरे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसका क्या मतलब आप उसे ही किस करने की तैयारी करेंगे? आज रात भर अक्षत ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। पहले तो उसे नॉर्मल लगा, लेकिन अक्षत ने उसे और कस लिया अपने बाहों में। वो तो बेचारा रात में सो ही नहीं पाया था। अच्छा हुआ कि अक्षत ने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी, नहीं तो बेचारे की क्या इज्जत रह जाती। उसने कितना अपनी इज्जत बनाकर रखा है सबके बीच में। वो तो बेचारा शर्म से डूब ही मरता। अरे उसने अपनी सब कुछ अपने प्यार के लिए बचा कर रखा है। जंगल में तो कई फीमेल बीस्ट उसको लाइन मरते रहते थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता था। अक्षत अब वहां से चला जाता है तो टॉमी थोड़ा राहत की सांस लेता है। वो अब कुछ सोचने लगता है। वो बड़बड़ाता है, कहीं मास्टर का टेस्ट तो नहीं बदल गया है, उन्हें अब फीमेल छोड़कर मेल में इंटरेस्ट तो नहीं आ गया है। कोट, नहीं, मैं ये सब क्या अनाप शनाप सोचे जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपना सिर ऊपर करके मस्ती में चलने लगता है, जैसे कि अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे टॉमी हमेशा से अक्षत के करीब इसलिए ज्यादा रहता था क्योंकि अक्षत को लगता था कि टॉमी काफी समझदार है। अरे उसकी दुनिया में तो डॉगी काफी कुछ समझते हैं इंसानों के बारे में, तो उसने यहाँ भी ऐसे ही सोचा कि टॉमी समझदार होगा। वैसे टॉमी था भी समझदार और चालक, तभी तो सभी उसके बात मानते थे। हाँ, वो अपनी प्रशंसा और घमंड करने में कभी चूकता नहीं है। वो हमेशा अक्षत को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करता है। तभी तो उसने अक्षत से काफी बोलने का भी तरीका, एक्टिंग सीखा और बॉडी बिल्डिंग का पोज देना भी सीखा है। उसने तो अक्षत को टॉयलेट करते वक्त अपने नाम का पहला अक्षर लिखते देखा है। उसने भी ये करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया। कभी कभार अक्षत ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर देता था। इधर उधर करने के बाद टॉमी जाता है नहाने। वो गुनगुना रहा था, वो भी किसी लड़की की आवाज में। अक्षत वहां पूल में पहले ही बैठा था, वो भी नहा रहा था। उसे यह आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, ईशानी, क्या ये तुम हो? लेकिन तभी झाड़ियां में से टॉमी बाहर आ जाता है। अक्षत सिर हिलाता है। वो कहता है, ये तो तुम हो टॉमी। मुझे तो अब हर जगह लड़कियों की ही आवाज सुनाई देने लगी है। इधर टॉमी का शर्म से चेहरा लाल हो गया था।
हालांकि उसने कई बार अक्षत को नहाते वगैरह देखा था। वो धीरे से कहता है, मास्टर आज इतना ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहे हैं? और मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धक धक कर रहा है? मेरा गला भी सूख जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? टॉमी की नज़र एकदम अक्षत पर बनी हुई थी। मुझे मास्टर इतना आज आकर्षक क्यों लग रहे हैं? मुझे हो क्या गया है? कहीं मैं मास्टर से वो वाला प्यार तो नहीं करने लगा जैसा श्वेता मास्टर से प्यार करती है? अब मैं क्या करूं? टॉमी ने धीरे से कहा। टॉमी अपने नीचे देखता है और कहता है, क्या मैं अपना जेंडर बदल लूं, मेल से फीमेल बन जाऊं? अक्षत तो इधर नहाने में बिजी था, उसे क्या पता था कि उसके बारे में टॉमी क्या क्या सोच रहा है। टॉमी न में अपना सिर हिलाता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके पास खड़ी श्वेता पर पड़ी, जिसके मुंह से ठरक बाहर आ रही थी, जो बस अक्षत के बॉडी को देखे जा रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो जाकर अक्षत को चूम ले। टॉमी उसे ऐसे मुंह से पकड़ लेता है और बाहर दूर लेकर आकर कहता है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मास्टर को ऐसे घूरते देख? श्वेता कहती है, शर्म मुझे ही क्यों आएगी, तुम भी तो देख रहे थे। इस पर टॉमी चुप पड़ जाता है। वो कहता है, वो तो मैं मेल हूं, पर तुम तो फीमेल हो। श्वेता कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, घूरना घूरना ही होता है, कहीं तुम मास्टर को ऐसे ही पसंद करते होंगे तो? टॉमी तो अब श्वेता को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो सोचता है, इसे कैसे पता चल गया कि मैं मास्टर को? टॉमी कहता है, वो तो मैं बस मास्टर की मदद करने गया था कि कहीं किसी चीज की जरूरत तो उन्हें नहीं है। अब श्वेता क्या बोले, वो तो अक्षत को देखने के लिए ही गई थी। उसने अक्षत को कभी ऐसे नहाते नहीं देखा था और आधा नंगा भी नहीं। अक्षत को देखते हुए उसके दिमाग में बहुत ही ठरक भरी विचार चल रही थी। टॉमी श्वेता को खोया देख उसके सिर पर टपली मारता है और कहता है, तुम मास्टर के बारे में ऐसे सोचना बंद करो। श्वेता अपने ख्याल से बाहर आती है। वो थोड़ा शर्मा रही थी। नागपुर अकेडमी। प्रिंसिपल रंजीत और स्पीति वैली सेक्ट लीडर राजीव दोनों तैयार हो रहे थे अक्षत से मिलने जाने के लिए। दोनों को तैयार होते देख वामिका कहती है, पिताजी मैं भी चलूंगी अक्षत सर से मिलने। अब जब वामिका कह रही थी तो कीर्ति का भी मन था, क्योंकि उसने वामिका के मुंह से अक्षत के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी। अब एक बार उसका भी मन तो कर ही रहा था कि वो उससे मिले। प्रिंसिपल रंजीत रहते हैं, ठीक है तुम दोनों भी चलो, पर अब हम दोपहर में चलेंगे। वामिका परमिशन पाकर खुश हो जाती है। कीर्ति वामिका से धीरे से कहती है, कहीं तुम उन्हें पसंद तो नहीं करने लगी हो, जो इतना खुश हो रही हो सिर्फ मिलने के नाम पर? ये सुनकर वामिका ब्लश करने लगती है। वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मेरी मदद की थी तो बस मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। कीर्ति कहती है, ओह अच्छा सच में? वामिका कहती है, हाँ सच में। कीर्ति कहती है, चलो ठीक है फिर हम दोनों तैयार होने चलते हैं, जरा मैं भी तो अक्षत सर को देखूं कि वो कितने पावरफुल हैं। दोनों तैयार होने के लिए चली जाती है। कीर्ति चलते हुए ही पूछती है, वैसे क्या वो काफी हैंडसम है? वामिका कुछ सोचकर कहती है, वो बहुत ज्यादा तो हैंडसम नहीं है, पर उनकी मुस्कान बहुत ही प्यारी है। उनकी मुस्कान जैसे बहुत ही रहस्य से भरी हो और उनकी आंखों में इतनी गहराई है कि कोई उसका गहराई नाप ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। वो दूसरों की तरह गुस्सेल और डरावने नहीं है। जैसा कि लोग बहुत पावरफुल हो जाने पर हो जाते हैं, उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो कोई पावरफुल कल्टीवेटर हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक मामूली इंसान हो। उनको अपनी पावर पर इतना कंट्रोल है कि उनके शरीर से एनर्जी का एक कण तक बाहर नहीं आता है। ये सुनकर तो कीर्ति थोड़ा हैरान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ अक्षत तो मस्त ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। वो जब भी कुछ बनाता तो सबके मुंह में पानी आ जाता। ईशानी भी अक्षत की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद टॉमी और कौवा वही मस्ती करने लगते हैं। ईशानी दोनों को देखकर सोचती है, देखो दोनों कैसे मस्ती कर रहे हैं और सीधे साधे लग रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है दोनों के भयानक रूप को। दोनों ही शैतान है शैतान। ईशानी बस बाहर ऐसे ही उन्हें बैठे बैठे देख रही थी कि तभी अक्षत उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे थोड़ा चुप चुप सी दिखाई दे रही हो जब से मैं वापस आया हूं तब से ही। क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम मुझे बता सकती हो? ईशानी कहती है, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ईशानी कुछ सोचने लगती है, फिर कुछ निश्चित करके कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था अपने बारे में। CH63 ईशानी की सीक्रेट। ईशानी कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था अपने बारे में। जो मैंने अब तक छिपा रखा, वो मेरा एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, जिसे मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उससे खतरा मुझ पर ही आता है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अक्षत ईशानी को देखता है और कहता है, तुम यही बताना चाहती हो ना कि तुम जहर बॉडी वाली लड़की हो? ईशानी उसे हैरानी से देखने लगती है। अक्षत कहता है, ये बात उसे दिन से ही मैं जानता हूँ। जिस दिन तुम मुझे बाहर मिली थी
तुम्हारे आसपास से जितने भी पेड़ पौधे थे जहां तुम बेहोश थी, वो सब जहर के कारण खत्म हो चुके थे। और मैंने तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक गुलाबी धुंध भी देखी थी, जो कि एक जहर है। मेरी मास्टर ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये जहर बॉडी भी स्पेशल बॉडी टाइप में से एक है। तुम्हारे आसपास रहने पर इस जहर का असर होता रहता है। अक्षत इसलिए ही इस सेंसिटिव आइस बॉडी वाली लड़की को देखकर हैरान था, क्योंकि उसने एक स्पेशल बॉडी टाइप वाली लड़की जो कि ईशानी थी, उसे देखा था। तो एक और स्पेशल बॉडी टाइप वाली लड़की को देखकर हैरान होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये स्पेशल बॉडी टाइप वाले बहुत ही रेयर होते हैं। शायद ही 1000 सालों में एक मिलते हों। लेकिन तो उसने एक ही जनरेशन के 2 लोगों को देख लिया था, और दोनों ही फीमेल थीं। अक्षत आगे कहता है, और तुम्हारी बॉडी पर एक बॉडी सेपरेशन सील लगाई गई है, जो इस जहर बॉडी को दबा करके रखे हुए है, ताकि तुम्हारी बॉडी आसपास अनकंट्रोल न हो सके और होने पर जहर न फैला सके। ईशानी तो अक्षत को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उसे ये तो लगा ही था कि अक्षत को उसके पास जहर बॉडी होने का पता है, पर सील का पता उसे कैसे चला? उसने तो ये बताया ही नहीं था किसी को। उसे अब समझ आ रहा था कि अक्षत जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। वो एक्टिंग करने में माहिर है। उसने ये बात एक बार भी जाहिर नहीं होने दी कि उसे उसके इस सीक्रेट के बारे में पता है, जिसको कि वो छिपाते फिर रही थी। उसे तो अब ये भी समझ आता है कि टॉमी ने भी अक्षत से ही एक्टिंग करना सीखा है। अक्षत एक डॉक्टर था, तो उसे जहर के बारे में अच्छे से पता था। उसने जब उसकी कंडीशन चेक की थी, तभी उसे पता चल गया था कि इस लड़की के शरीर में पूरा खून ही जहर है। वो भी आम नहीं, बहुत ही पावरफुल जहर। और उसे बॉडी सेपरेशन सील के बारे में ऐसे पता चला क्योंकि अक्षत एक फॉर्मेशन मास्टर भी है, और ये बॉडी सेपरेशन सील प्रकार की फॉर्मेशन ही है, जो शरीर के नाड़ियों को सपोर्ट और कोर मानकर बॉडी पर लगाया जाता है, और ये फॉर्मेशन एक्टिव रहने के लिए उसके ही शरीर से एनर्जी लेती रहती है। ईशानी अब सोचती है कि उसे अक्षत को सब कुछ बता देना चाहिए। जब उसे उसके बारे में इतना कुछ पता है, तो और बाकी की बातें छिपाने का क्या फायदा? ईशानी कहती है, जब मैं 12 साल की थी तो एक बार मेरी जहर बॉडी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, और मेरे जहर के चपेट में मेरा पूरा गांव आ गया, और सभी लोग मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। मेरे माता पिता उस समय कहीं गए थे, और जब वे दोनों आए गांव का ये हाल देखा तो उन्हें भी मुझसे डर लगने लगा। आखिर मैं हूं तो एक डायन ही ना, जो पूरे गांव को खा गई। ये कहते हुए ईशानी अपने हाथ को देख रही थी, जो हल्के हल्के कांप रही थी, जो ये बता रही थी कि वो कितनी डरी और सहमी हुई होगी उस समय। वो आगे कहती है, मेरे माता पिता को मेरे जहर बॉडी के होने का पता 10 साल पार चला था। जब मेरी जहर बॉडी एक्टिव हो गई थी, उन लोगों ने इसका काफी इलाज ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये एक मेरे लिए श्राप जैसा था, क्योंकि इससे एक दिन मेरी ही मौत हो जाती, इसलिए दोनों बहुत चिंतित थे। हाँ, मेरा उन गांव वालों को मारने का मन करता था, पर मैं उन्हें ऐसे नहीं मारना चाहती थी। उन सब ने मेरी माँ को बहुत सताया था। मेरी माँ बहुत सुंदर थी, तो कई लोग मदद के बदले उन्हें एक रात बिताने को कहते थे। मेरा तो उन सबको देखकर खून खौल उठता था, पर माँ के मना करने की वजह से मैं उन्हें कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि हम इतने पावरफुल और अमीर नहीं थे। कुछ ने तो ऐसा करने की भी कोशिश की थी, तो मैंने उन्हें जहर दे दिया था, और यही बात सभी को धीरे धीरे पता चल गई, तो उन्होंने मेरे परिवार को पत्थरों से पीटा और मेरे परिवार को गांव से बाहर कर दिया। एक दिन दोनों बाहर गए थे, तो मेरा मन हुआ कि मैं एक बार गांव में चली जाऊं, और जब मैं गई भी, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर पत्थरबाजी कर दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि चारों ओर एक गुलाबी धुंध फैली हुई है, और नीचे जमीन पर लोगों की लाश पड़ी हुई है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरे माता पिता मुझे वहां से लेकर दूर चले आए, और मेरे माता पिता ने मुझ पर इस सील को लगाने का फैसला किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे माता पिता को इस बॉडी सेपरेशन सील के बारे में कैसे पता था, जबकि दोनों बहुत पावरफुल कल्टीवेटर नहीं थे। उन्होंने इस सील को मेरे ऊपर लगाया, लेकिन मेरी ही जहर ने उन दोनों को खत्म करने की कोशिश करने लगा, उस सील को रोकने के लिए। पर मेरे माता पिता ने अपनी पूरी जान लगा दी उस सील को लगाने में। और जब ये बॉडी सेपरेशन सील लग गई, तो जब मैंने अपने माता पिता को देखा, उन दोनों की अंतिम सांसें चल रही थी। मेरे पिता ने पहले ही दम तोड़ दिया, उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। मेरी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान थी, उनकी अंतिम शब्द थे कि अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वो रो रही थी, उसके हाथ कांप पड़ रहे थे, उसके हाथ अपने माता पिता के खून से सने हुए थे। उसे उन गांव वालों के मरने का दुख नहीं था, क्योंकि वो सब के सब ऐसे ही थे। उसे तो दुख इस बात का था कि उसके वजह से उसके माता पिता उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वो रातों में ढंग से तक नहीं पाती। अक्षत उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था, उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे। भला एक 12 साल की लड़की को कितना कुछ झेलना पड़ा। वो ईशानी को गले से लगा लेता है, और उसके पीठ को थपथपाने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, कि क्या होता है जब अपने सिर से माँ बाप का हाथ हट जाता है। अक्षत से अच्छा कौन समझ सकता था। उसने तो 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को कार एक्सीडेंट में खो दिया था।
ईशानी को अक्षत के बाहों में अच्छा लग रहा था। उसने अपना सिर अक्षत के सीने में छिपा लिया था। उसे एक सपोर्ट की जरूरत थी। वो अकेली थी। इन 6 सालों में उसने बहुत कुछ देखा था। वो चोरी करके खाना खाती थी और तो कई लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहा, पर वो कैसे भी करके बच गई। उसे बस हमेशा नफरत और धिक्कार ही मिला, और आज जब उसके दर्द को कोई समझ रहा था और उसे सपोर्ट कर रहा था, तो वो और भी ज्यादा भावुक हो गई थी। वो अक्षत को कस लेती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत ही अक्षत से दूर हो जाती है। वो कहती है, दूर रहो मुझसे, नहीं तो फिर तुम भी मारे जाओगे मेरे इस जहर से। वो जब से यहाँ थी वो अक्षत से थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी, ताकि अक्षत को उसके जहर का कोई प्रभाव ना हो। अक्षत मुस्कुराता है और कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैंने पहले ही इस जहर का एंटीडोट ले लिया है। ईशानी हैरान कि अक्षत ने जहर का एंटीडोट बना लिया, जबकि वो इस जहर के बारे में ज्यादा कुछ भी जानता नहीं था, क्योंकि यह जहर बाकी के बनाए गए जहर से अलग होती है। इसका एंटीडोट तो जहर लॉर्ड भी न बना पाए। अक्षत कहता है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, आज से मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, अब से तुम मेरी हो। ईशानी तो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती है। अक्षत को समझ आता है कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। वो कहता है, मेरे कहने का मतलब तुम गलत मत समझना, मेरे कहने का मतलब है कि अब से तुम यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। हालांकि मुझे जहर बॉडी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, मास्टर भूमि ने बस कुछ बातें ही बताई थी, तो मुझे उसे कंट्रोल करने के बारे में नहीं पता। ईशानी कहती है, कोई बात नहीं। ईशानी का चेहरा थोड़ा गिरा हुआ था। उसने टॉमी के मुंह से सुना था कि उसके मास्टर को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, वो उसकी जरूर मदद कर देंगे। पर अक्षत को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि स्पेशल टाइप की बॉडी बहुत ही रेयर होती है, तो इस पर जानकारी भी उतनी ही कम है। अक्षत सोचता है कि उसे ईशानी को थोड़ा तो मोटिवेट करना ही चाहिए। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन जरूर इसका सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। ईशानी हाँ में सिर हिला देती है। अक्षत कहता है, वैसे तुम कल्टीवेशन तो करना जानती ही होगी, तो तुम किस लेवल पर हो? ईशानी थोड़ा कंफ्यूज होती है कि अक्षत को उसके बारे में इतना कुछ पता है, तो उसके कल्टीवेशन के बारे में क्यों नहीं पता है। वो कहती है, मैं मार्शल लेवल 3 पर हूँ, और मुझे कल्टीवेशन करना नहीं आता है। वो तो मैंने ऐसे ही लेवल पार कर लिया था, शायद मैं इस जहर बॉडी के कारण था। अक्षत कुछ सोच कहता है, तुम्हारे ऊपर ये जो बॉडी सेपरेशन सील लगी है, शायद उसकी वजह से तुम जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रही हो। ईशानी कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एनर्जी को सोख ही नहीं पा रही हूँ। अक्षत कहता है, अगर मैं इस बॉडी सेपरेशन सील को हटा देता हूँ, तब शायद तुम आगे बढ़ सको, और शायद इसका इलाज ये हो कि तुम्हारे पावरफुल बनते ही वो कंट्रोल में आ जाए। ईशानी अब सोचने लगती है, ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो उसे समय कमजोर थी, तो अपने बॉडी पर कंट्रोल करना नहीं आता था, लेकिन अगर वो पावरफुल बन गई तो शायद वो अपने बॉडी पर कंट्रोल कर सकती है। पर उसे डर था कि अगर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाएगी, जिसका परिणाम सिर्फ भयावह होगा, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने एक बार अपनों को खो दिया है, वो अब ऐसे किसी और को नहीं मरता देख सकती थी, जिसने उसकी मदद की हो। अक्षत कहता है, देखो हम एक बार ट्राई करके देख ही सकते हैं, और अगर कुछ भी होता है, तो मैं उस सील को फिर से लगा दूंगा, हम एक बार ट्राई कर तो सकते हैं ना? ईशानी कुछ सोचकर हाँ कर देती है। ईशानी नीचे बैठ जाती है और अक्षत उस सील को खोलने के लिए अपने पास से सुइयों का प्रयोग करता है। वो दूर से ही 3 सुइयां उसके पास फेंकता है। CH-64 एक नंबर का ठरकी। अक्षत ने ईशानी की तरफ 3 सुइयां फेंकी था। एक सुई उसके माथे पर और 2 सुइयां उसके कंधे पर लग जाती है। ईशानी हैरान थी कि आखिर अक्षत बिना किसी एनर्जी के ऐसा कैसे कर पा रहा था। ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल या कहे नामुमकिन था, क्योंकि बिना एनर्जी के सुइयों को कंट्रोल करना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अक्षत की किस प्रकार की टेक्निक है। वो कुछ और सोचती कि उसकी बॉडी पर लगी बॉडी सेपरेशन सील टूट जाती है, और जैसे ही वो सील हटती है, तो उसके आसपास एनर्जी घूमने के साथ हल्की गुलाबी धुंध भी आ जाती है। लेकिन तभी उसकी शरीर अपने वास्तविक साइज में आने लगती है, जबकि उसने तो कपड़े छोटी लड़की के साइज के पहने थे, और अब उसकी बॉडी बढ़ रही थी। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये भी कंडीशन आ जाएगी। तो उसके कपड़े फटने लगे थे। उसे जैसे ही समझ आता है, वो उस फटे कपड़े को बचाने की कोशिश करने लगती, पर वो कितना ही बचा सकती थी, उससे जितना बन पड़ा उतना किया। अक्षत तो उसे आंखें बड़ी करके देख रहा था। उसके नाक से ब्लड आने लगता है। सामने ईशानी अब अपने असली 18 साल वाली बॉडी में थी, और उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, बस कुछ जगह को छोड़कर जो ईशानी ने पकड़ रखा था। उसका तो शर्म से चेहरा लाल हो गया था। वो अब सामने अक्षत को देख रही थी, जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। इससे उसका तो अब पूरा शरीर ही शर्म से लाल पड़ गया था।
वो तुरंत उठकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और घर में भाग जाती है। अक्षत जो कि वहीं खड़ा था, उसके नाक से ठरक के कारण ब्लड आ रहा था। आखिर उसने सामने कुछ देखा जो लिया था। उस पर तो ईशानी के थप्पड़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर ठरक भरी स्माइल थी। वो अपनी नाक से ब्लड साफ करते हुए बड़बड़ाता है, ये तो सच में 18 साल की लड़की है। मुझे तो अब जाकर यकीन हुआ। मुझे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए था कि वो एक 18 साल की लड़की है, तभी तो वो बातें ऐसी करती है। तभी बाहर से भागते हुए टॉमी और कौवा आते हैं, जिन्हें नहीं पता था कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या था। वो तो अपने मास्टर के गाल पर एक हाथ का निशान देख रहे थे और उसे मुस्कुराता देख रहे थे। उन दोनों को सब समझने में देर नहीं लगती कि मास्टर को ये थप्पड़ किसने मारा होगा। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। उन्हें कुछ बातें तो समझ आ गई थीं, पर वो दोनों आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर उनके मास्टर थप्पड़ खाकर मुस्कुराते क्यों हैं। क्या उन्हें थप्पड़ खाने में मजा आता है? अगर उन्हें इतना ही मजा आता है तो वो दोनों भी थप्पड़ मार सकते हैं। वो भी इससे भी तगड़े तगड़े थप्पड़ की, पूरा जबड़ा हिल जाएगा। उस कमजोर सी लड़की के थप्पड़ खाने की क्या जरूरत है? ऐसा उन दोनों के मन में चल रहा था। अगर अक्षत को इन दोनों की सोच के बारे में पता चलता तो वो जरूर इन दोनों को एक एक लात मार देता। अरे उसे तुम दोनों के हाथ के थप्पड़ नहीं खानी है और उसे थप्पड़ खाने का कोई मजा नहीं आता है। वो तो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था। और तुम दोनों क्या ऊल जलूल सोच रहे हो? तुम दोनों को अपने मास्टर के बारे में ऐसा सोचते हुए शर्म नहीं आई? अक्षत अब पेड़ की छांव में लेट जाता है। वो अभी अभी हुई घटना को एक साइड रख देता है और सोचने लगता है, मुझे ईशानी के बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीका तो ढूंढना होगा जिससे कि मैं उसकी मदद कर सकूं। कोई ना कोई तो तरीका होगा ही जिससे ये काम हो सके। शायद अगर मैं नागपुर एकेडमी में होता तो वहाँ की लाइब्रेरी में कुछ तो जानकारी मिल ही जाती, पर मैं तो वहाँ जा ही नहीं सकता। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ईशानी ऐसे जिंदगी जिए। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी खुलकर जिए, जहाँ उसे किसी का भी कोई डर न हो और न कोई रिग्रेट। ऐसा करने के लिए उसे अपने बॉडी पर कंट्रोल होना ही चाहिए। तभी वहां ईशानी आ जाती है। अक्षत तो उसे देखते ही रह जाता है। ईशानी की खूबसूरती कम नहीं थी किसी भी लड़की से जिसको कि अक्षत ने अब तक अपने दिल में बसा रखा था। अक्षत बड़बड़ाता है, अच्छा हुआ कि इसके ऊपर सील लगा हुआ था, नहीं तो इसके तो पता नहीं कितने दीवाने हो जाते और वो सभी इसके जहर से मर भी जाते। अक्षत सोचता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आजकल मुझे इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों मिल जा रही है? और तो और वो एक पल में ही मेरे दिल में जगह भी बना ले रही है। आखिर यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है? कुछ दिनों पहले तो एक भी लड़की नहीं थी मेरी जिंदगी में, और अब देखो एक के बाद एक आती जा रही है। सच ही कहा गया है, भगवान हमको जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। अक्षत अब अपने दिल को समझाने लगता है कि उसे अब और लड़कियों के लिए कुछ फील नहीं करना है। उसके दिल की गहराइयों में बस मिस वानी और वो सेंसिटिव आइस बॉडी वाली लड़की ही है बस। वो अब और लड़कियों को अपने दिल में जगह नहीं बनाने देगा। एक तरफ वो अपने दिल को समझा रहा था और वहीं दूसरी तरफ अक्षत तो जैसे ईशानी के उस प्यारे और खतरनाक चेहरे में खो गया था। उसकी आंखें कातिलाना थी। ईशानी उसे ऐसे घूरते देख शर्मा जाती है। वो सोचती है, जब मैं छोटी बच्ची दिखती थी तब तो ये ऐसे नहीं देखता था, और अब देखो कि कैसे मुझे देखे जा रहा है, जैसे कि कभी मेरी जैसी लड़की देखा ही ना हो। ईशानी ने अक्षत के कपड़े पहन रखे थे जिसमें अक्षत की खुशबू समाई हुई थी। ईशानी को वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अक्षत में उसे हक कर रखा हो। वो अब अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। वो धीरे से कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे अक्षत की खुशबू इतनी अच्छी क्यों लग रही है? कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गई हूँ, या फिर मेरा दिमाग ही खराब हो गया है? वो अपने आप को शांत करके अक्षत के पास आकर बैठ जाती है। ईशानी कहती है, वैसे अभी तो मेरी बॉडी कंट्रोल में है, और ये कब कंट्रोल से बाहर चली जाएगी मुझे नहीं पता है। अक्षत करता है, मुझे टच करने दो। ये सुनकर तो ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अक्षत को घूर रही थी। उसके मुंह से निकलता है, तुम। अक्षत तो उसका हाथ पकड़ उसकी नाड़ियों को महसूस करने लगता है। ईशानी को अब समझ आया कि अक्षत किस टच की बात कर रहा था। उसने तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। अक्षत कहता है, अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। ईशानी का चेहरा इस समय टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो कुछ सोच रही थी जिसके कारण ऐसा था। वो हिचकिचाते हुए कहती है, क्या तुमने सब कुछ देख लिया था? ये कहते हुए ईशानी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। अक्षत ये सुनकर सोचने लगता है कि उसे क्या कहना चाहिए। वो कहता है, सच कहूं तो जहां जहां तुमने हाथ रखा था वहां मैं नहीं देख पाया था, और नहीं तो सब देखा था। तुम्हारे थाई पर जो तिल है वह भी। अब तो ईशानी शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो अक्षत को दूसरे गाल पर थप्पड़ मारती है और कहती है, ठरकी ठरकी ठरकी, तुम एक नंबर के ठरकी हो। अक्षत अब अपने गाल पर हाथ रख लेता है। वो सोचता है, तुमने ही तो पूछा था ये सवाल, मैंने तो बस बता दिया जो जो देखा था, इसमें मुझे ठरकी कहने की क्या जरूरत थी?
और थप्पड़ मारने की तो कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें जानबूझकर थोड़ी देखा था, और मेरा तो तुम्हें वैसे देखने की इच्छा भी नहीं थी, वो तो बस गलती से देख लिया था। अगर ईशानी को ये पता चल जाता कि अक्षत क्या सोच रहा है तो उसे फिर से 2-3 थप्पड़ तो जरूर मारती। अरे तुम आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, और कह रहे हो कि जानबूझकर नहीं देख रहा था। ईशानी फिर से अंदर चली जाती है, और बेड पर बैठ जाती है। उसका चेहरा पहले से ही शर्म से लाल हो चुका था, वो बेड पर ही बैठे बैठे कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। वो बहुत ही थका थका महसूस कर रही थी, शायद इसलिए भी। अक्षत अंदर जाता है, और ईशानी को पतले कंबल से ढक देता है, ताकि वो आराम से सो सके। वो तो ईशानी को ऐसे शांति से सोते देख खो गया था, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है कि ये तो ऐसे सो रही है कि जैसे पहले कभी ऐसे नहीं सोई हो। वैसे अक्षत के मुंह जो निकाला था वो सही ही था, ईशानी कभी भी ऐसे शांति से सोती ही नहीं थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसकी पहचान न जान जाए, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। अक्षत अब बाहर आकर आंखें बंद करके ले जाता है, उसके बगल में ही टॉमी भी आकर लेट जाता है, पैर ऊपर कर, पीठ नीचे करके, बिल्कुल इंसानों की तरह। दरअसल वो अक्षत की नकल कर रहा था, वो अक्सर ऐसा करता ही रहता है। इधर दूसरी तरफ प्रिंसिपल रंजीत, राजीव और वामिका, कीर्ति चारों रास्ते में थे। वो चारों ही अक्षत से मिलने जा रहे थे, उन्होंने आज उससे मिलने का प्लान जो बनाया था। कीर्ति कहती है, पिताजी हम उड़कर क्यों नहीं चल रहे हैं? हम पैदल चलेंगे तो काफी देर में पहुंचेंगे, हम उड़कर तो चल ही सकते हैं। तो प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, जैसा कि राजीव ने बताया है, अगर सीनियर सच में वैसे हैं तो उड़कर जाना उनकी डिसरिस्पेक्ट करना होगा, हमें उनसे विनम्र होकर मिलना चाहिए। रंजीत के मन में चल रहा था कि अगर मैं सीनियर के साथ अच्छे रिलेशन बना पाया तो इससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूं, जिससे मेरी एकेडमी भी पावरफुल होगी। और अगर सीनियर ने मुझे राजीव की ही तरह कोई हाई ग्रेड का हथियार दे दिया तब तो मेरी किस्मत ही खुल गई समझो। ये सोचते हुए उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, फूटे भी क्यों ना। भला कौन पावर और बेहतरीन खजाने और हथियार नहीं चाहता है, ये चीज तो हर दुनिया में लागू होती है। और इस दुनिया में तो सभी को पावरफुल होना ही पड़ेगा। कीर्ति समझ गई थी कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। बात तो सही ही थी, अपने से पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। राजीव कहते हैं, हम सीनियर से मिलने जा रहे हैं, रंजीत क्या तुमने उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार किया है? रंजीत का चेहरा अजीब सा बन जाता है, वो कहता है, क्या गिफ्ट भी तैयार करना था? राजीव रंजीत का ऐसा चेहरा देख कहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने बड़े एकेडमी के प्रिंसिपल कैसे बन गए। तुम में तो मैनर है ही नहीं, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ तो लेकर जाते ही है। हालांकि सीनियर के लिए हमारा गिफ्ट किसी मूल्य का नहीं है, पर फिर भी हम अपना जेस्चर और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए सीनियर को गिफ्ट दे ही सकते हैं। रंजीत अब राजीव का हाथ पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं, राजीव भाई अब तुम ही बताओ कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं। राजीव न में सिर हिलाते हुए कहते हैं, यह मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो तुम्हें ही सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या है जो वैल्यूएबल है, जिससे सीनियर खुश हो जाएं। रंजीत अपनी बेटी कीर्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे पास सबसे वैल्यूएबल तो मेरी बेटी ही है, तो क्या मैं अपनी बेटी को सीनियर को दे दूं? मैं अपनी बेटी की शादी सीनियर से कर दूं क्या? ये काफी अच्छा रहेगा, इससे उनका और हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। ये सुनकर तो राजीव 2 कदम पीछे हो जाते हैं, उन्हें झटका जो लगा था, उन्हें क्या पता था कि उनका यह दोस्त ऐसी बातें करेगा। वो अब अपने फ्रेंड को आंखें बड़ी करके देख रहे थे। CH65 प्रिंसिपल रंजीत का शक। राजीव तो रंजीत को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे, उन्हें क्या पता था कि उनका दोस्त इतना आगे का सोचता है। भले ही अपनी बेटी को किसी को ऐसे गिफ्ट देना अच्छी बात नहीं है, पर जब बेटी की भी लाइफ अच्छी और शानदार हो सकती है तो ये बुरा नहीं है। यह विचार उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? ऐसा वो सोच रहे थे, अगर वामिका की शादी सीनियर से हो गई तब तो मुझे वामिका की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मेरा स्पीति वैली सेक्ट बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। यह आइडिया तो बहुत ही शानदार है। एक पावरफुल जमाई किसे नहीं चाहिए, मेरी बेटी की तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। राजीव के नम में सिर हिलाते हैं, वो रंजीत से कहते हैं, जरा सोचो कि क्या हमारी बेटियां सीनियर के लायक भी है? सीनियर हमारी इन कमजोर लड़कियों से क्यों शादी करेंगे? वो तो इन्हें अपना सर्वेंट बना लें, वही काफी होगा। रंजीत भी सोचने लगते हैं, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की बात रहा था, तो यहाँ हमारी बेटियां कहाँ से आ गई? और मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से ज्यादा पावरफुल है, पर वैसे बात तो सही है। रंजीत ने अभी अभी जो ये शादी वाले सपने देखे थे वो सब टूट जाता है। उन्होंने तो सोचा ही नहीं कि सीनियर के पास तो उनकी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल लड़कियों का ऑप्शन होगा। तो भला वो उनकी बेटी से क्यों ही शादी करेंगे? अगर दोनों पावरफुल होती तो शायद काम बन सकता था। भले ही ये दोनों अपने अपने जगह पर बहुत पावरफुल और जीनियस हों, पर सीनियर के सामने तो ये कुछ भी नहीं होगा। दोनों लड़कियां जो ये सुन रही थी
वो शर्मा रही थी, जिसके कारण उनके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उन्हें क्या पता था कि गिफ्ट पर बात होते होते दोनों की शादी तक बात पहुंच जाएगी। अरे अभी उन्हें शादी नहीं करनी थी। खैर सबसे ज्यादा तो वामिका शर्मा रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि अगर ऐसी बात आई तो वो शादी के लिए अक्षत से हाँ कर देगी। वो सब बातें करते करते अक्षत के घर से 200 मीटर दूर आ गए थे। वामिका हाथ दिखाते हुए खुशी से कहती है, वो रहा अक्षत सर का घर। इधर टॉमी जो पैर ऊपर करके लेटा था, वो झट से खड़ा होता है। वो अक्षत को खींचकर जगाता है। अक्षत कहता है, क्या हुआ? टॉमी बाहर की तरफ देख रहा था, तो अक्षत भी उधर ही देखता है। तो उसे कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। धीरे धीरे जब वो पास आ जाते हैं, तो अक्षत पहचान जाता है। वो कहता है, ये तो वामिका और उसके पिता ओल्ड राजीव हैं, और वो दोनों कौन है? तभी उसकी नज़र कीर्ति पर ध्यान से पड़ती है, तो वो तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है, अरे ये तो नागपुर एकेडमी की प्रिंसिपल की बेटी कीर्ति शर्मा है, ये यहाँ क्या कर रही है? तभी वामिका तेजी चलते हुए अक्षत के पास आ जाती है। वो अक्षत से कहती है, अक्षत सर आप कैसे हो? अक्षत अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम कैसी हो? वामिका का थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी राजीव अक्षत से नमस्ते करते हैं। अक्षत सोचता है ओल्ड राजीव तो बहुत ही विनम्र है, वो भी उनसे नमस्ते करता है। रंजीत तो अक्षत को बड़ी ही ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अक्षत से एक भी एनर्जी का कतरा तक महसूस नहीं हुआ। उन्हें तो अक्षत पर शक हो रहा था कि क्या वो सच में कोई एक्सपर्ट है, क्या वो सच में पावरफुल है। कहीं ये कोई ठग ना हो जो राजीव को बहका रहा हो। वैसे भी राजीव जल्दी से किसी भी के ऊपर भरोसा कर लेता है, ऐसा रंजीत के मन में चल रहा था। वैसे रंजीत का शक जायज भी था। वो एक इतने बड़े एकेडमी के प्रिंसिपल थे, तो भला वो सिर्फ बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो क्या शक से बेवकूफ दिखते हैं? वो राजीव की बातों में हाँ इसलिए मिला रहे थे ताकि उन्हें अक्षत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। वो अक्षत को देखते हुए सोच रहे थे, इसके अंदर तो एनर्जी का एक कण तक नहीं है, तो ये कोई पावरफुल पर्सन नहीं है। जरूर ये कोई बहुत ही बड़ा बहरूपिया है जो मेरे दोस्त को लूटना चाहता होगा। इसने उसका विश्वास जीतने के लिए एक हाई ग्रेड की हथियार दे दी और वामिका का कोई तरीका यूज करके कल्टीवेशन बढ़ा दी। मुझे तो पहले ही शक था कि ऐसा कौन हो सकता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता होगा। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये कोई ठग ही है जो मेरे दोस्त को ठगना चाहता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पोल ऐसे खोलूंगा कि तुम अपना बचाव तक नहीं कर पाओगे और राजीव ही अपने हाथों से तुम्हें खत्म करेगा। लेकिन उसका ये शक मिटते देर नहीं लगी जब उन्हें महसूस हुआ एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी। जैसे ही उनकी नज़र टॉमी पर जाती है जो अक्षत के करीब होकर खड़ा था, तो उनकी तो फटकर चार हो जाती है। टॉमी उन्हें बहुत ही गुस्से से देख रहा था। भला उसके सामने उसके मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या ये अपनी औकात भूल गया है? पर तभी रंजीत को दो खतरनाक एनर्जी और महसूस होने लगती है। उनका तो आत्मा तक काम कर रही थी और उनके ऊपर दबाव बन रहा था। उनके ऊपर ही उड़ रहा था काला कौवा और कुछ ही दूरी पर थी श्वेता। उन्हें तो पसीने छूटने लगे थे। रंजीत के दिमाग के परखच्चे उड़े हुए थे। उनके दिमाग में अब सिर्फ यही चल रहा था, नहीं वो कोई ठग नहीं है, सच में कोई पावरफुल पर्सन है। ऐसे खतरनाक हाई लेवल के बीस्ट को कोई अपना पालतू नहीं बना सकता है। मुझे शक नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। अब मैं क्या करूं, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाएं। रंजीत की आंखों में डर था। अब तक जो नागपुर एकेडमी का प्रिंसिपल होने का घमंड था, वो सब तो बिल्कुल ही गायब हो गया था। वो सिर झुकाकर कहते हैं, नमस्ते सीनियर। अक्षत उन्हें भी नमस्ते करता है, तो रंजीत के ऊपर से वो सारी खतरनाक एनर्जी हट जाती है। वो अब राहत की सांस लेते हैं। अब उनके मन से सारे शक दूर हो गए थे। अरे जिस व्यक्ति को अपनी पावर की झलक दिखाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो किस लेवल पर होगा ये सोचना भी मुश्किल था। इधर कीर्ति जो सबसे पीछे थी, वो तो आसपास की सुंदरता को ही देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसने ऐसी सुंदर गार्डन और डिजाइन का हाई एनर्जी वाले पौधों को नहीं देखा था। उसे ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो अब अक्षत को देखती है तो वो भी पहचान जाती है। उसके मुंह से धीरे से निकलता है, अरे ये तो वही जीरो कल्टीवेशन वाला लड़का है। क्या यही वो है जिसकी वामिका और राजीव अंकल बात कर रहे थे? अक्षत को जीरो कल्टीवेशन वाली बात सुनाई दे जाती है। वैसे भी वो कीर्ति को ध्यान से देख रहा था। ये बात सीधी उसके दिल में लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल लेता है। अक्षत राजीव की तरफ देख रहा था। राजीव समझ गए कि अक्षत क्या जानना चाहता है। वो कहते हैं, यह मेरे फ्रेंड रंजीत शर्मा है और यह उनकी बेटी कीर्ति शर्मा। अक्षत कीर्ति को उंगली से इशारे करते हुए कहता है, यह उनकी बेटी है, इसका मतलब आप नागपुर एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। रंजीत झूठी हंसी हंसते हुए कहते हैं, जी हाँ मैं नागपुर एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। वो अंदर से कांप रहे थे कि कहीं अक्षत उनसे नाराज न हो जाए किसी भी बात को लेकर। अक्षत को थोड़ा शौक लगता है
कि उसके पास खुद नागपुर अकेडमी का प्रिंसिपल आया है। अक्षत कहता है, आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे से मामूली घर पर। सभी अब गेट से अंदर जाने लगते हैं। तो जैसे जैसे शुरू में राजीव हैरान हुए थे, वैसे वैसे ही अब रंजीत और कीर्ति हो रहे थे। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो चीज़ उन्हें भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है, वो यहाँ ऐसे सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई थी। चारों ओर एनर्जी प्रचुर मात्रा में बह रही थी। सभी अब घर के सामने थे। वहां पहले ही टेबल और चेयर रखी हुई थी। रंजीत के दिमाग में चल रहा था, क्या ये सब मामूली है? क्या ये मामूली घर है? अगर यह मामूली घर है तो हमारा घर क्या है? कचरा। वो तो कचरा है, कचरा। अरे मैंने आज तक ऐसी घर नहीं देखी जो इतनी सारी हर्ब्स और एनर्जी से भरपूर हो, और यहाँ तो सांस लेने से ही छोटी मोटी चोट अपने आप ही ठीक होकर रही है। अक्षर चारों को बैठने का इशारा करता है और फिर वो कहता है, वैसे ओल्ड राजीव, आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ? राजीव सोचने लगती है कि अगर मैंने ये कहा कि हम तो बस उनसे मिलने ही आए हैं, तो उससे उन्हें बुरा लग सकता है क्योंकि वो मामूली इंसान की तरह रह रहे हैं, तो मुझे सोच समझ कर बोलना होगा। वो कहते हैं, बस मैं अपने फ्रेंड रंजीत को स्पीति वैली घुमाने ले जा रहा था, तो सोचा कि आपसे भी मिलते चलूं। अक्षत हाँ में सिर हिला देता है। वैसे अक्षत को नहीं पता है अभी तक कि स्पीति वैली सेक्ट का सेक्ट लीडर राजीव है। वो तो राजीव को अपनी ही तरह मामूली इंसान समझता है। उसने वामिका को उड़ते देखा था, तो वामिका उसे कल्टीवेटर लगती है, और राजीव जब भी उससे मिले थे वो काफी डरे और घबराए थे। तभी वामिका कहती है, वैसे क्या आप कीर्ति को पहले से ही जानते हैं? ये सवाल कब से वामिका के मन में चल रहा था। जब अक्षत ने कहा कि रंजीत नागपुर अकेडमी के प्रिंसिपल है, उसने ये बात कीर्ति से जोड़कर कही थी। तो वामिका को पता नहीं क्यों यह अच्छा नहीं लग रहा था कि अक्षत कीर्ति को पहले से जानता हो, इसलिए ही उसने पूछ लिया। अक्षत कहता है, वैसे मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर कल मैं नागपुर अकेडमी गया था एडमिशन टेस्ट देने। ये सुनकर तो कीर्ति को छोड़कर सभी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का पता क्यों नहीं चला। अक्षत कहता है, तभी मैंने कीर्ति को टेस्ट लेते देखा था, बस ऐसे ही जानता हूँ। सभी को समझने में देर ना ही लगी। प्रिंसिपल रंजीत कहते हैं, तो आप हमारी अकेडमी में कब से आ रही हैं? रंजीत तो मन ही मन बहुत खुश थे कि अक्षत उनके अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है। अक्षत तो उन्हें ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसने किसी जोकर को देख लिया हो। वो कहता है, मैं भला अकेडमी में कैसे आ सकता हूँ? मैं तो टेस्ट में फेल हो गया था। अब तो तीनों को फिर से एक और झटका लगता है। वो तो अच्छा हुआ कि चेयर थोड़ा सपोर्ट वाली थी, नहीं तो तीनों शॉक की वजह से नीचे ही गिर जाते। अरे आखिर ये क्या मजाक चल रहा है? जब तुम फेल हो सकते हो तब तो कोई भी पास होने के योग्य ही नहीं है। ये तो वही हाल हो गया कि हीरे को फेंककर पत्थर अपने पास रखना। तभी उन सबको याद आता है कि अक्षत अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहता है। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो अकेडमी का टेस्ट देने क्यों गए? उन सबको समझ आ जाता है कि एक्सपर्ट लोगों को समझना उनके बस की बात नहीं है। शायद वो कुछ उनका ही टेस्ट लेने गए हों। Like, subscribe and turn on notifications for RK Novels podcast.